हाँ प्यारे बच्चों, ये वृत्तिगत चैप्टर के पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कोणीय वेग, रेखीय वेग, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, इन सब का अध्ययन किया था। आइए अब पढ़ते हैं अभिकेंद्र त्वरण। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अभिकेंद्र त्वरण। केंद्र त्वरण इंग्लिश में इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभिकेंद्र त्वरण होता क्या है कि जब कोई कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा होता, मान लेते हैं कोई कण है कि वृत्त है, वृत्ताकार पथ पर मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका वेग जो है हर समय परिवर्तित होता रहता है। मतलब वेग का परिमाण तो वही रहता है लेकिन उसकी दिशा परिवर्तित होती रहती है। जैसे मान लेते हैं इस बिंदु पर है, वेग की दिशा इधर होगी, थोड़ी देर बाद यहाँ आया तो वेग की दिशा यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच देंगे, वेग की दिशा इधर हो जाएगी, यहाँ पे वेग की दिशा इधर है। तो वेग का परिमाण तो वही है, समान है। एक समान चाल से गति कर रहा है तो परिमाण तो समान है लेकिन दिशा बदल रही है। अतः हम कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, और समय के साथ जब वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण भी उसमें होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जब वेग परिवर्तित हो रहा है समय के साथ तो इसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा, उसी त्वरण को हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ये त्वरण जो होगा, यह अभिकेंद्र त्वरण, इसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है। मतलब यहाँ पे ये त्वरण इस दिशा में होगा, जब कण यहाँ पहुँच रहा होगा, यहाँ पे पहुँच रहा होगा, तब भी मतलब हर समय उस त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है, और ऐसे त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण A बराबर होता है, अभिकेंद्र त्वरण A बराबर होता है v²/r। चलिए इसका हम डेरिवेशन देख लेते हैं। A = v²/r। ये आता कैसे हो, तो ये फिगर हम एक बार फिर से पुनः ड्रा कर लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा एक वृत्त है, वृत्ताकार पथ, इस पर कण जो है, कण हमारा मूव कर रहा है। किसी क्षण उसकी स्थिति यहाँ पे P1 पर है, कुछ देर बाद डेल्टा t समय बाद वो कहाँ पे पहुँच जाता है, P2 पर पहुँच जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, वेग की दिशा मान लेते हैं V1 यहाँ पे है, और यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींच देंगे, यहाँ इस बिंदु पर वेग की दिशा V2 इस डायरेक्शन में, ठीक। इसकी त्रिज्या r है, यहाँ से इसको मिला देंगे, ये भी r होगा, और यहाँ से इसको मिला देंगे, ये भी r होगा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है मान लेते हैं कितनी है, डेल्टा s, ठीक। अब हम ध्यान से देखें तो हाँ, ये जो वेग V1 और V2 है, इसको हम एक त्रिभुज के रूप में ड्रा कर लेते हैं। जैसे इसके बीच मान लेते हैं ये कोणीय विस्थापन P1 और P2 स्थितियों के बीच कोणीय विस्थापन क्या है, डेल्टा थीटा। कण के P1 और P2 स्थितियों के बीच जो कोणीय विस्थापन है, ये हम मान लेते हैं डेल्टा थीटा है, ठीक है। अब ये जो V1 और V2 है, इससे हम एक त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि इसके मतलब P1 और P2 के बीच जो है कितना कोण बन रहा है, डेल्टा थीटा बन रहा है। तो इस पर स्पर्श रेखा P1 पर स्पर्श रेखा जो खींची गई हो V1 है, और P2 पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो क्या है, V2 है। तो V1 और V2 के बीच भी एंगल थीटा ही बनेगा। तो अगर इसका हम एक ट्रायंगल ड्रा करें, V1 हो जाएगा ये V1, वेक्टर V1, और यहीं से हम V2 ड्रा करें, ये हो जाएगा V2, और इनके बीच भी एंगल क्या होगा, थीटा, क्योंकि मतलब दोनों पर स्पर्श रेखा खींची गई है, P1 पर स्पर्श रेखी और P2 पर स्पर्श रेखी। तो जो P1 और P2 के बीच एंगल बनेगा वही V1 और V2 के बीच बनेगा, मतलब डेल्टा थीटा। और यहाँ से V1 से V2 को मिलाने वाली रेखा, मतलब V1 के बाणांक से V2 के बाणांक को मिलाने वाली रेखा डेल्टा V होगी। डेल्टा V माने V2 माइनस V1 होगा। अब अगर हम त्रिभुज जो है, त्रिभुज ये
समझिए ओ P1 P2 त्रिभुज ओ P1 P2 तथा त्रिभुज इसका नाम ले देते हैं ABC, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप त्रिभुज इसमें होंगे क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है और ये दोनों B1 B2 की भुजाएं बराबर है। बराबर भुजाओं के सामने कोण भी बराबर होते हैं। ये R1 R2 बराबर है तो इसमें भी बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होता है तो वो समरूप त्रिभुज होता है। इसी प्रकार ये त्रिभुज O P1 P2 और त्रिभुज ABC क्या होंगे? समरूप होंगे। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इस वाले त्रिभुज में ले लें P1 P2 बटे, इसलिए P1 P2 बटे P1 बराबर इसका BC बटे BA। P1 P2 का मान क्या है? डेल्टा यस। P1 P2 का मान हो जाएगा डेल्टा यस बटा P1 का मान ये त्रिज्या है R होगा अपान R इक्वल टू BC। BC का मान क्या हो जाएगा? डेल्टा B हो जाएगा और BA का मान क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। V1 के स्थान पे V लिख सकते हैं क्योंकि V1 बराबर V2 दोनों के परिमाण बराबर है। बराबर क्या है? V है। परिमाण बराबर है, सिर्फ दिशा अलग के कारण उसको V1 V2 लिखा जाता है। ठीक है, बराबर V हो जाएगा। अब ये जो समीकरण प्राप्त हो गया इसको हम डेल्टा T से भाग दे देते हैं। डेल्टा T से दोनों पक्षों में क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो डेल्टा T से अगर हम दोनों पक्षों में भाग दें ये हो जाएगा आपका डेल्टा S अपान डेल्टा T अपान R है तो अपान R लिख देते हैं। बराबर ये हो जाएगा 1 अपान V पहले लिख देते हैं डेल्टा V अपान डेल्टा T। समयांतराल बहुत सूक्ष्म हो, समयांतराल अगर डेल्टा T क्या हो? सूक्ष्म हो, अत्यंत सूक्ष्म होने पर मतलब डेल्टा T टेंड्स टू 0 हो, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान R लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा S अपान डेल्टा T बराबर 1 अपान V लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा V अपान डेल्टा T। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान R डेल्टा S अपान डेल्टा T मतलब विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय क्या होता है? वेग होता है। इसको हम लिख सकते हैं dV। विस्थापन बटा समय क्या होता है? वेग होता है। इसको हम V लिख देते हैं। वेग बराबर 1 अपान V ये लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 dV अपान dt dV अपान इसको हम dV अपान dt से लिख सकते हैं dV अपान dt और इसको भी हम लिख देते हैं ds अपान dt। ठीक, तो 1 अपान R एक विस्थापन बटा समय क्या होता है? विस्थापन बटा समय वेग होता है बराबर 1 अपान V है। ये वेग परिवर्तन की दर dV अपान dt मतलब वेग परिवर्तन की दर क्या होती है? त्वरण कहलाती है। तो V इधर आ जाएगा तो A बराबर आ जाएगा आपका V स्क्वायर अपान R। ये जो है यही आपका अज्ञान त्वरण का सूत्र होता है A इक्वल टू V स्क्वायर अपान R। या इसको हम V बराबर R ओमेगा अगर रख देते हैं, V बराबर R ओमेगा इसमें रख देते हैं, A बराबर आ जाएगा R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान R बराबर ये हो जाएगा R एक R से इसकी एक R कट जाएगा A बराबर R ओमेगा स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं
यही कहाँ रुका रहा जो A इक्वल टू आपका आ गया आर ओमेगा स्क्वायर। अब हम अभिकेंद्र बल का अध्ययन करेंगे। अभिकेंद्र त्वरण के बाद अभिकेंद्र बल के बारे में अध्ययन करेंगे। अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्र बल, अभी हम पढ़े हैं अभिकेंद्र त्वरण। तो ये अभिकेंद्र त्वरण किसी बल के कारण उत्पन्न हुआ होगा। जिस बल के कारण जो है ये अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम अभिकेंद्र बल कह सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। वृत्ताकार पथ पर वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण पर गति करते हुए कण पर वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाला बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण पर वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। अभिकेंद्र बल F बराबर हो जाएगा mv²/r। अभिकेंद्र बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो केंद्र त्वरण का मान v² × r आया है, तो बल F बराबर आ जाएगा mv²/r, जहां पर m जो है, m क्या है, कण का द्रव्यमान, v क्या है, वेग है, और r जो है त्रिज्या है वृत्ताकार पथ की। क्योंकि वेग त्वरण बराबर v²/r आया था, या बराबर m होता है, a के स्थान पे v²/r रख दिया गया है, तो केवल यह बराबर होता है आपका mv²/r, और इसकी दिशा भी किधर होती है, केंद्र की ओर। मतलब अभिकेंद्र त्वरण की दिशा भी केंद्र की ओर होती है, और अभिकेंद्र बल की दिशा भी क्या होती है, वृत्त के केंद्र की, मतलब बल की दिशा में ही त्वरण की दिशा होती है। ये हो गया आपका। अगर हम यहाँ पे v बराबर r ओमेगा रख दें तो ये आ जाएगा या बराबर m r ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक r से ऊपर वाला एक r कट जाएगा, तो यह m r ओमेगा स्क्वायर, ये दूसरा फार्मूला हो गया अभिकेंद्र बल का। अब इसी साथ में हम अपकेंद्र बल भी पढ़ लेते हैं। अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्र बल क्या होता है, ये अभिकेंद्र बल के विपरीत दिशा में वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हुआ कण के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल होता है। तो अपकेंद्र बल जो होता है उसके विपरीत दिशा में लगता है, मतलब अभिकेंद्र बल की विपरीत दिशा में लगता है। इसका एग्जांपल दें, जैसे ये दूध से क्रीम निकालते समय जो क्रीम होती है वो किनारों की तरफ मतलब जमा हो जाती है, या ये मथनी से जो है छाछ निकालते समय भी क्या होता है, उसमें हम जब मथनी को जो घुमाते हैं तो उसका जो मक्खन होता है वो भी क्या हो जाता है, बाहर की तरफ, मतलब वृत्ताकार पथ की परिधि पर, मतलब उसके किनारे मतलब बैठ जाता है, तो उसको अपकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल की विपरीत दिशा में लगने वाले आभासी बल को, ये आभासी बल होता है, एक छद्म बल, वास्तविक बल नहीं। अभिकेंद्र बल की विपरीत दिशा में, अभिकेंद्र बल की विपरीत दिशा में लगने वाले आभासी बल को क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल कहते हैं।
जैसे हम पानी में, बाल्टी में थोड़ा सा पानी भर करके और बाल्टी को बहुत तेजी से अगर ऊपर हम ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाएं तो पानी नीचे नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि लगता है कि हमको ऊपर की तरफ कोई बल लगा हुआ है, वो उसके भार को संतुलित कर देता है। वास्तव में ऐसा कोई बल नहीं होता, लेकिन उसी आभासी बल को, जिसके कारण मतलब ये महसूस होता है कि विपरीत दिशा में कोई बल लगा हुआ है, उसी आभासी बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल कहते हैं। चलिए, इसके बाद हम संकुलोलक का अध्ययन करेंगे। संकुलोलक अब हम परिवर्ती वृत्ति गति में कण का त्वरण का अध्ययन करेंगे। परिवर्ती वृत्ति गति में कण का त्वरण। अभी तक हमने जो है एक समान वृत्तिगत में कण का त्वरण पढ़ा है, वो अभिकेंद्र त्वरण होता है। अभिकेंद्र त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। ठीक, अब हम परिवर्ती वृत्तिगत में कण के त्वरण का अध्ययन करेंगे। तो परिवर्ती मतलब उसकी चाल बदल रही है। जैसे कण जब गति कर रहा है, उसकी चाल क्या हो रही है? मतलब चाल बदल रही है। तो चाल बदल रही है तो उसमें दो त्वरण उत्पन्न होगा। एक तो जो है स्पर्श रेखीय त्वरण उत्पन्न होगा और दूसरा अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होगा। क्योंकि वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो अभिकेंद्र त्वरण भी होगा, और चूंकि उसकी चाल बदल रही है तो स्पर्श रेखीय त्वरण भी होगा। तो ये मान लेते हैं कि वृत्ताकार पथ पर कोई कण मूव कर रहा है, इसका केंद्र मान लेते हैं यहाँ पे होगा। तो किसी क्षण मान लीजिए कण यहाँ पर है, तो उसका मतलब और उसकी चाल बदल रही है, मतलब कभी 2 मीटर, कभी 3 मीटर, कभी 4 मीटर पर सेकेंड उसकी चाल परिवर्तित हो रही है। तो चाल परिवर्तित होने के कारण वो स्पर्श रेखीय त्वरण कहलाएगा। और स्पर्श रेखीय त्वरण जो है स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। ये मान लेते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण इस दिशा में है AT। T माने टेंजेंशियल, टेंजेंशियल मतलब स्पर्श रेखीय दिशा में। और दूसरा त्वरण जो उसमें होगा अभिकेंद्र त्वरण होगा। अभिकेंद्र त्वरण जो है AR, R मतलब त्रिज्या के अनुदिश लगेगा, इसको AR से प्रदर्शित करेंगे। और चूंकि ये दोनों लंबवत होंगे, स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिकेंद्र त्वरण, दो त्वरण काम कर रहे हैं और दोनों क्या है? परस्पर लंबवत हैं। तो इनका परिणामी जो है इनके बीच में आएगा A त्वरण, और इसको हम फार्मूला से निकालते हैं। ये स्पर्श रेखीय त्वरण AT तथा अभिकेंद्र त्वरण AR का परिणामी, इसका परिणामी हमको निकालना है। ये वेक्टरों के परिणामी का जो सूत्र होता है वही हम लगा देंगे। हाँ, A बराबर हो जाएगा A² बराबर AT² प्लस AR², या A इक्वल टू आ जाएगा आपका √AT² प्लस AR²। इस फार्मूले से हम जो है इनका परिणामी निकाल लेंगे, स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिकेंद्र त्वरण का। चूंकि यहाँ 90 अंश में है तो पास 90 अंश का मान 0 हो जाता है। वेक्टर वाला फार्मूला वही लगाते हैं हम, R² बराबर A² प्लस B² प्लस 2B cos थीटा ना। तो चूंकि 90 अंश है इनके बीच का एंगल, तो वाला पार्ट 0 हो जाता है और यही फार्मूला हमको प्राप्त होता है इक्वल टू √AT² प्लस AR²। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है ये दूरी से बंधे पिंड की क्षैतिज वृत्त में गति जब पिंड का भार नगण्य नहीं है। मतलब पिंड का भार जो है, जब पिंड का भार नगण्य नहीं, इसको संकुलोलक भी कहते हैं। संकुलोलक कहते हैं। इसका फिगर ड्रा कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमने पिंड को लटकाया, ये मतलब मान लेते हैं क्षैतिज वृत्त में गति कर रहा है, तो क्षैतिज वृत्त में कुछ इस प्रकार का गति करेगा। यहाँ ये वृत्ताकार पथ पर मतलब क्षैतिज वृत्त में ऐसे इस प्रकार गति करेगा, यहाँ पे जाएगा। इस टाइप में पिंड जो है मूव कर रहा है। तो यहाँ
ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हम मान लेते हैं क्या है, r है, और इस दोलक की लंबाई क्या है मान लेते हैं, या डोरी की लंबाई क्या है, l है। तो इसका भार जो होगा, इसका भार mg नीचे की तरफ काम करेगा। ये एंगल मान लेते हैं ऊर्ध्वाधर से एंगल थीटा है। इसका भार जो है नीचे की तरफ काम करेगा, तो नीचे की तरफ काम करेगा तो इसका ये ऊर्ध्वाधर घटक भार mg नीचे की तरफ काम करेगा, ऊपर की तरफ बल है। और ये तनाव, डोरी का तनाव इसके विपरीत दिशा में है, मतलब ऊपर की तरफ होगा। तो तनाव को दो भागों में तोड़ेंगे, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये हो जाएगा t cos थीटा, और t sin थीटा इधर आएगा, t sin थीटा। t sin थीटा ही जो है तनाव का ये घटक जो केंद्र की ओर लग रहा है, t sin थीटा, ये क्या किसका काम करेगा, अभिकेंद्र बल का काम करेगा। और t cos थीटा क्या होगा, इसके भार को संतुलित करेगा। तो हम लिखेंगे t cos थीटा बराबर, t cos थीटा ये इसके भार को संतुलित कर रहा है, बराबर mg होगा। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये t sin थीटा बराबर, t sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र बल या बराबर mv स्क्वायर बटा r हो जाएगा। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो समीकरण 2 को भाग 1 से भाग दे देते हैं, समीकरण 2/1 से। तो समीकरण 2/1 से ये हो जाएगा t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, ये बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर बटा r बटे mg इंटू mg हो जाएगा। तो ये t कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्या, tan थीटा बराबर ये आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन rg आ जाएगा। tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन rg। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब जो है चूंकि ये क्वेश्चन नंबर आ गया आपका थर्ड। अब चूंकि जो है हम जानते हैं कि मान लेते हैं इसका आवर्तकाल t है, माना जो है कण का आवर्तकाल t है तथा यह v वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति करता है। तो इसकी चाल हम निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल मतलब चाल बराबर दूरी मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी, 2 पाई r होगी बटा समय मतलब ये आवर्तकाल होगा। तो v का मान जो है हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, v का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, v का मान समीकरण 2 में, v का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो ये हो जाएगा, या समीकरण 3 में रख देते हैं, v का मान जो है समीकरण 2 नहीं समीकरण 3 में रख देते हैं। तो tan थीटा बराबर, ये tan थीटा बराबर है v, tan थीटा बराबर v स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बटा t स्क्वायर इंटू आर जी है, इंटू r इंटू जी रख लेते हैं। एक r से एक r ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता है, ये मान रख देंगे। और चूंकि r ये 4 पाई स्क्वायर r बटा t स्क्वायर इंटू जी बचेगा, क्योंकि और हम जानते हैं कि r बराबर जो इसकी दूरी है r बराबर l sin थीटा होगा, क्योंकि लंबाई l है, ठीक है। लंबाई l है तो ये ऊपर वाला घटक जो है l cos थीटा होगा, और ये त्रिज्या की दूरी वाला घटक l sin थीटा होगा। r बराबर होता है l sin थीटा, ये sin थीटा बटे cos थीटा बराबर आ जाएगा ये 4 पाई स्क्वायर r के स्थान पे l sin
थीटा अपॉन टी स्क्वायर इंटू जी। ये साइन थीटा से साइन थीटा काट देंगे, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर इधर कर देंगे, टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एल कॉस थीटा अपॉन जी, या यहाँ से टी बराबर हम निकालेंगे तो टी बराबर आपका आ जाएगा 4 टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये संकुल लोलक के आवर्तकाल का फार्मूला है।